इंद्रात अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश को बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में जो सबसे छोटी यूनिट जिसे हम कहते हैं वो होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन से? जिसे हम छोटी क्लास में ABCD कहते हैं, वो होते हैं अल्फ़ाबेट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यही अल्फ़ाबेट होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इससे छोटी यूनिट इंग्लिश में नहीं होती है। आगे जाके यही अल्फ़ाबेट आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड से आपके सेंटेंस बनते हैं, और उन सेंटेंस के हेल्प से हम अपना मैसेज आगे कन्वे करते हैं। तो अब हम बात करें सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है? जैसा कि अभी हमने कहा, सेंटेंस एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर ग्रुप है और जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? जिसका एक मीनिंगफुल सेंस हो। भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि एक सेंटेंस है? हम उसे तब कहेंगे जब उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। अब हम बात करें कि सबसे छोटा सेंटेंस, अगर आपको एक सबसे छोटा सेंटेंस लिखना हो तो कितने वर्ड का होगा? आप कहेंगे कि 3 वर्ड का होगा। आप कहेंगे कि वो 3 वर्ड का होगा। कैसे होगा? वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो कहेंगे। लेकिन नहीं, वो 2 वर्ड का भी हो सकता है। कैसे? 2 वर्ड का हो सकता है अगर वो सब्जेक्ट हो, उसके साथ एक वर्ब हो। ये भी एक सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, ही ईट्स, वह खाता है। लेकिन एक सेंटेंस सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। सेंटेंस जो है सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। अब उस स्थिति में सबसे छोटा अगर हम वर्ड से, एक ही वर्ड से अगर हम पूरा सेंटेंस बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा? वो तब बनेगा जब उसमें केवल एक वर्ड जो है वो केवल वर्ब है। कैसे है, क्या है, आइए चलिए समझते हैं। देखिए, जब सिंगल वर्ड का हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सिंगल वर्ड होता है वो वर्ब होता है। इस स्थिति में जैसे मैं लिखूं कम, ये क्या है? ये वर्ब है। देखिए, मान लीजिए कि आपने अपने भाई को बुलाया, उससे कहा कम, इसका मतलब इधर आओ, तुम आओ। ऐसे ही तो कहा, तुम्हारा मतलब था कि तुम आओ, लेकिन तुमने वो पूरा नहीं बोला, तुमने जस्ट बोला कम। आपने यू कम की जगह सिर्फ कम बोला। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या अर्थ निकाला जाए? इसका ये अर्थ है कि इस पूरे सेंटेंस में, जो कि एक सिंगल वर्ड सेंटेंस है, उसमें जो आपका यू है उसको आपने छिपा दिया है। क्यों छिपा दिया है? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला समझ गया है कि आप अपनी इस बात को उससे कह रहे हैं। इंग्लिश में इसी चीज़ को ही इलिप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इलिप्सिस कहा जाता है। इलिप्सिस को हिंदी में अगर हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होगा छिपा हुआ। छिपा हुआ इलिप्सिस होता है, छिपा हुआ। जब किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ आपकी छिपी हुई हो तो उसे इंग्लिश में इलिप्सिस कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इससे हमें क्या सीखने को मिला, इसको आप एक नोट करके लिख सकते हैं अपने नोट्स में। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है आपकी वर्ब। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है,
चलेगा, सेंटेंस बनेगा, लेकिन अगर आपके पास वर्ब नहीं है दोस्तों तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। वर्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ब ही सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दोस्तों कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं। अब जो वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भाई जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि राम इज़ ईटिंग फूड, इसमें कितने वर्ड हैं? राम इज़ ईटिंग फूड, इसमें 4 वर्ड हैं दोस्तों, इसमें 4 वर्ड हैं। तो इन चारों वर्डों को हम अलग अलग कह सकते हैं कि कोई नाउन है, कोई क्या है, कोई क्या है, लेकिन एक बात यह है कि इसको हम अगर हम कंबाइन रूप से कहें दोस्तों तो इन्हें हम कंबाइन रूप से कहते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई स्पीच ही तो है, किसी से कुछ बात करना स्पीच ही तो है। तो जो भी वर्ड्स, जो भी इंग्लिश के चीज़ें आपके बात करने में, आपके सेंटेंस में यूज़ होती हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उन्हें हम दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम बात करें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं, तो आइए बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा सबसे पहला वो होता है नाउन। देखिए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आमतौर पर हम जो ग्रामर पढ़ते हैं उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनको किस तरीके से हम लोग आगे जाके समझेंगे। यही होता है इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनका यूजेस। तो नाउन और होता है प्रोनाउन, उसके बाद आपका एडजेक्टिव, उसके बाद आपका एडवर्ब, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और एक आपका बचा है वो है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आइए अब हम लोग फिर से सेंटेंस पर लौट कर आते हैं। किस पर लौट कर आते हैं दोस्तों? सेंटेंस पर। तो अभी हमने एक बेसिक जो हमने कहा था कि भाई सबसे कम जो हम सबसे आमतौर पर जो सेंटेंस बनाया जाता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। वो बनता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अब इसी में हम सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट का हम आमतौर पर हिंदी में जो सुनते हैं, हिंदी में जो अर्थ निकाला जाता है वो निकाला जाता है दोस्तों कर्ता। हिंदी में इसका अर्थ होता है कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कर्ता को इंग्लिश में कहा जाता है डूअर। कर्ता को इंग्लिश में कहा जाता है डूअर। डूअर ही तो कहा जाता है, जो कार्य को करे उसे डूअर कहा जाता है। क्या हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है? क्या हमेशा सब्जेक्ट डूअर होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों कभी कभी ये होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। कभी कभी ये डूअर होता है, कभी कभी नहीं होता है। मतलब समटाइम्स ये होगा और समटाइम्स नहीं होगा। तो समटाइम्स ये डूअर होगा और समटाइम्स ये डूअर नहीं होगा। तो अब हम उन चीज़ों को समझेंगे कि कब ये डूअर होगा, कब ये डूअर नहीं होगा। तो जैसे अगर हम बात करें कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं कि मैं आपको सेंटेंस लिखता हूं, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। तो इसमें जो वर्ब है वो है आपका किल्ड। किल्ड जो है आपका वर्ब है, तो इससे पूछा जाएगा हु किल्ड रावण। राम, हु किल्ड रावण। तो इसका जवाब जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा राम। राम जी ने रावण को मारा था। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो राम हो गया। जब भी आपको सब्जेक्ट का पता लगाना हो, जब भी आपको सब्जेक्ट का पता करना हो तो आप वर्ब से पूछेंगे, वर्ब से पूछेंगे कि किसने, वर्ब से पूछेंगे कि किसने। हु करके आप क्वेश्चन करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट ने इसका किया है। तो दरअसल ये जो किल्ड है, आपको लग रहा है कि क्या है किल्ड जो है, इसका मतलब हिंदी अर्थ अगर हम निकालें तो होता है मारना। मतलब कि कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा कोई भी काम किया गया होगा। भाई राम जी ने धनुष से रावण को मारा, मतलब उन्होंने अपना कोई भी किया, यानी कि उन्होंने एक एक्शन किया जिसका रिएक्शन क्या हुआ कि रावण मर गया। तो मतलब ये एक एक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी वर्ब एक्शन वर्ब होगी, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर होगा। जब भी आपकी वर्ब एक्शन वर्ब होगी तो आपका सब्जेक्ट जो है वो डूअर होगा। अब आपने ये तो कह दिया कि भाई ये डूअर हो गया, हम किस स्थिति में कहेंगे कि सब्जेक्ट डूअर नहीं है? एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके सामने। आई एम टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें वर्ब क्या है दोस्तों? इसमें वर्ब है आपका प्ले। प्ले। ये वर्ब है, कैसी वर्ब है भाई? अगर हम खेलने की बात करें तो उसमें कुछ एक्शन होता है, इस वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। लेकिन आम तौर पर जब एक्शन वर्ब का यूज़ होता है तो उसके ठीक पहले हम उस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जो कि आपका डूअर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका ये है और इसके बाद ये दूसरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन ये एक एक्शन वर्ब नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से ये जो आपका सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं होगा। ये डूअर आपका नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ राम हैज़ अ काव। राम के पास एक गाय है। तो हैज़ क्या है? हैज़ दोस्तों एक वर्ब है। इसका सब्जेक्ट राम है, लेकिन यहाँ पर भी हैज़ जो है वो आपका एक्शन वर्ब नहीं है। यहाँ पर भी जो हैज़ है आपका एक्शन वर्ब नहीं है। ये कौन सा वर्ब है? ये है पजेशन वर्ब। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा होगा कि एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं, पजेशन वर्ब कौन सी होती हैं। तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं। वर्ब आम तौर पर हम इस हिसाब से इनको बांटें तो पहली होती है आपकी एक्शन वर्ब, दूसरी होती है आपकी पजेशन वर्ब, और तीसरी आपकी जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी एक्शन वर्ब, पजेशन वर्ब, और तीसरी वर्ब जो आपकी होती है वो बी फॉर्म वाली जो वर्ब होती है जिसे हम हैपनिंग वर्ब भी कहते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी वर्ब होती हैं? ये होती हैं जैसे इज मैं कहूँ, आर, एम, वाज, वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। ये सब जो है दोस्तों ये आपकी तो हैपनिंग वर्ब जो होती हैं वो इज, एम, आर, वाज वर्ब होती हैं जो कि बी फॉर्म वर्ब भी इन्हें हम कहते हैं। अब अगली वर्ब का अगर हम बात करें तो वो होती है पजेशन वर्ब। जैसे कि हैज़, हैव, हैड। मतलब पजेशन का हिंदी अगर हम अर्थ निकालें तो होता है रखना, या फिर किसी पे अधिकार पाना, किसी पे आपका अधिकार हो तो वो पजेशन वर्ब होते हैं। अभी हमने एक ऐसा ही एग्जांपल देखा था, जैसे राम हैज़ अ काव। तो इसमें ये जो हैज़ है भाई, राम के पास गाय है। तो दोस्तों राम के पास एक गाय है तो मतलब उस गाय के ऊपर राम का अधिकार है, उसके ऊपर उसका पजेशन है, तो ये आपका पजेशन वर्ब हो जाएगा। और तीसरी वर्ब जो होती है एक्शन वर्ब। वर्ब की ऐसी फॉर्म्स आपने देखी होंगी, जैसे V1 कहते हैं, V2, V3, V4 या V5 भी जो होते हैं। ये जितनी भी वर्ब ऐसी हों जिनकी हम ये सारी फॉर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि एक्शन होता है, उनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोबारा अगर मैं बात करूं तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। इस तरीके से अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो हैपनिंग वर्ब,
जो कि बी फॉर्म वाली होती हैं। एक होती है आपकी पोजेशन वर्ब जो कि हैज़ हैव हैड वाली होती हैं, और एक होती है आपकी एक्शन वर्ब। तो जब भी वर्ब आपकी एक्शन वर्ब होगी तो जो सब्जेक्ट होगा आपका, यानी कि जब भी आपकी वर्ब एक्शन वर्ब होगी और उससे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका दोस्तों डूअर होगा। सब्जेक्ट जो है आपका दोस्तों डूअर होगा। अब सवाल उठता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, मेरा मतलब कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर किस तरीके की हम वर्ड्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं दोस्तों। तो उसका जवाब ये है कि आप नाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं दोस्तों। आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं, आप प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं। आप जेरंड को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जेरंड होता है वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि ऐसी वर्ब जिनमें आईएनजी लगाने के बाद, जैसे वॉकिंग हो गया, गोइंग हो गया, ये वो फॉर्म है वर्ब की जिन्हें हम जेरंड कहते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होता है आपका दोस्तों 2+V1। 2+V1 उन्हें हम इन्फिनेटिव कहते हैं दोस्तों। और एक आखिरी बात अगर मैं कहूँ तो वो होता है चेंजेबल फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू चेंजेबल फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू नाउन। यानी कि हमने इससे एक चीज़ को सीखा है दोस्तों कि जो आपका सेंटेंस होगा उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या फिर सिमिलर टू नाउन होगा। यानी कि देखें, अगर हम एक तरीके से बात करें तो जो आपकी जेरंड है V4 की फॉर्म में, या फिर आपका 2+V1 है इन्फिनेटिव जिसे हम कहते हैं, या फिर आपका जो है चेंजेबल फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू नाउन है, चेंजेबल फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू नाउन, भाई ये भी तो नाउन ही हो गया। तो ये सारी जो है या तो नाउन होंगे या फिर नाउन जैसे होंगे। प्रोनाउन भी एक तरीके से नाउन है। इस चीज़ को हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में भी समझेंगे। एक चीज़ जो सबसे आखिरी में जो है चेंजेबल फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू नाउन, इसको थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे एक बात करें ऑनेस्ट दोस्तों, ये होता है एडजेक्टिव। ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव, लेकिन इसी एडजेक्टिव को अगर मैं नाउन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑनेस्टी। तो इस ऑनेस्टी को हम नाउन कहेंगे और इसी ऑनेस्टी से हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि इसी को हम बतौर सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें जो आपका ऑनेस्टी है दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को समझा है। थोड़ा और जो भी है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो इसी तरीके से आगे बढ़ाई जा सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं ये भरोसा आपको दिलाता हूँ कि अगर मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी लेवल की नॉलेज प्राप्त होगी दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।